मैं प्रोफेसर दीप्ति कौशिक, प्रोफेसर और विभाग अध्यक्ष समाजशास्त्र विभाग INM-PG कॉलेज मेरठ से आज आपके समक्ष अगस्त कॉम्टे के 3 स्तरीय नियम पर विस्तृत चर्चा करूंगी। समाजशास्त्र के जन्म अगस्त कॉम्टे ने मानव समाज के विकास को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसे 3 स्तरीय नियम लॉ ऑफ 3 स्टेजेस कहा जाता है। अगस्त कॉम्टे का जन्म 1798 को फ्रांस में हुआ था। ये समाजशास्त्र के संस्थापक के रूप में थे। इनका पूरा नाम इसिडोर अगस्ट मैरी फ्रैंकोइस ज़ेवियर कॉम्टे था। 1838 में इन्होंने इसको सोशल फिजिक्स शब्द का प्रयोग किया। बाद में ये सोशियोलॉजी शब्द से प्रचलित हुआ और इनकी प्रमुख कृति कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलॉसफी एंड पॉजिटिव पॉलिटी 2 हैं। पॉजिटिव फिलॉसफी देने के बाद इनका दर्शन बदल गया, जिसके पश्चात पॉजिटिव पॉलिटी आई, जिसमें युगीन परिस्थितियां ऐसी थी कि राज्य की क्रांति थी। 19वीं शताब्दी में औद्योगिक समाज का पुनर्गठन हो ताकि समाज व्यवस्थित हो, तो ऐसा समाज चाहते थे और यही उनका उचित धर्म था। कॉम्टे का बर्थ 19 जनवरी 1798 को मॉन्टेप्लेयर नामक स्थान में एक कैथोलिक परिवार में हुआ था। माता पिता कैथोलिक धर्म के अनुयायी थे, जबकि 13 वर्ष की अवस्था में उन्होंने इस धर्म को तिलांजलि दे दी थी। राज सत्ता पर उनको इतना विश्वास नहीं था। असाधारण बौद्धिक योग्यता थी, प्राचीन मान्यताओं का विरोध था। विद्यार्थी जीवन में पेरिस के पॉलिटेक्निक स्कूल में शिक्षा ग्रहण की और 13 वर्ष की आयु में गणित पर लेक्चर दिया। उन्होंने क्या कहा कि मैं आधुनिक सुकरात का अनुकरण करना चाहता हूँ, उनके बौद्धिक गुणों का नहीं, अपितु उनके जीवन के ढंग का। जब वे 25 वर्ष के हुए तभी उन्होंने मान लिया था कि वह एक पूर्णतः विद्वान व्यक्ति हैं। मैंने भी उसी विचार को ग्रहण करने का साहस किया, जबकि मेरी आयु 20 वर्ष की भी नहीं है। सेंट साइमन से संपर्क में आए। वैवाहिक जीवन उनका थोड़ा सा दुखी रहा और 1830 में पॉजिटिव फिलॉसफी का प्रथम खंड आया उनका और 1842 में छठा और अंतिम खंड छपा, जब उनका आपस में डिवोर्स हो गया। 1844 में वो क्लोटाइल डी बॉक्स के संपर्क में आए। पॉजिटिव पॉलिटी में उन्होंने लिखा भी है कि अगर श्रीमती क्लोटाइल डी बॉक्स एक बार पृथ्वी पर आ पाती और ये देख पाती कि कॉम्टे ने किस तरह से उन्हें नए धर्म की देवी बना दिया है, तो निश्चय ही वह चकित होते हुए खुशियों से झूम उठती और उन्हें उनसे प्यार न करने का पश्चाताप होता। पॉजिटिव फिलॉसफी में उन्होंने पॉजिटिविज्म, सोशल स्टेटस, सोशल स्टैटिक और सोशल डायनेमिक, हायरार्की ऑफ साइंस आदि कंसेप्ट दिए। एंड पॉजिटिव पॉलिटी में रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी एंड सोशल रिकंस्ट्रक्शन, प्रत्यक्षवाद उनका सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। लेकिन पॉजिटिव पॉलिटी के बाद, पॉजिटिव फिलॉसफी के बाद पॉजिटिव पॉलिटी में जब क्लोटाइल डी बॉक्स के संपर्क में आए, तब थोड़ा सा विज्ञान से धर्म की ओर उनका आना हुआ, जिससे इन्होंने कहा गया है कि जूलियस गोल्ड ने कहा भी है कि द फादर ऑफ पॉजिटिविज्म वाज लीस्ट पॉजिटिव ऑफ मैन, कि प्रत्यक्षवाद का जन्मदाता सबसे कम प्रत्यक्षवादी था। 3 चीजों की ही आवश्यकता बताई थी उन्होंने, निरीक्षण, परीक्षण और वर्गीकरण। रोलैंड चैम्बलिस ने भी कहा था कि निरीक्षण, परीक्षण, वर्गीकरण पर आधारित वैज्ञानिक विधियों द्वारा घटनाओं का अध्ययन और विश्लेषण करना और उन घटनाओं को संचालित और निर्देशित करने वाले नियमों को लगाना ही प्रत्यक्षवाद है।
समाजशास्त्र में उनका योगदान कि समाजशास्त्र को वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान किया, सामाजिक व्यवस्था और सोशल डायनेमिक और सोशल स्टैटिक का उन्होंने सिद्धांत दिया ताकि समाज का वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति से हो सके। प्रत्यक्षवाद निरीक्षण परीक्षण वर्गीकरण के रूप में उन्होंने दिया, ज्ञान अनुभव अवलोकन और वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग किया, कल्पना और अंधविश्वास का विरोध किया और समाज को वैज्ञानिक रूप से समझने पर बल दिया। तीन अवस्थाओं का नियम जानने से पूर्व यही जानना उनका जरूरी था कि वो प्रत्यक्षवाद के लिए कितना उसका पक्ष मजबूत था। लॉ ऑफ 3 स्टेजेस। यह सिद्धांत ये बताता है कि मानव विचार, ज्ञान और समाज का विकास एक निश्चित क्रम में होता है। कॉम्टे के अनुसार मानव मस्तिष्क तथा समाज 3 क्रमिक अवस्थाओं से होकर गुजरता है। पहली धार्मिक, दूसरी थियोलॉजिकल, दूसरी दार्शनिक मेटाफिजिकल, तीसरी वैज्ञानिक पॉजिटिव। ये सिद्धांत कॉम्टे के प्रत्यक्षवाद का आधार है। सिद्धांत का अर्थ और परिभाषा। कॉम्टे के अनुसार मानव ज्ञान का विकास एक क्रमिक विकास है जिसमें प्रारंभ में मनुष्य अलौकिक शक्तियों पर निर्भर रहता है और अंततः वैज्ञानिक सोच तक पहुंचता है। इस सिद्धांत के अनुसार मानव समाज का बौद्धिक विकास 3 चरणों में होता है। यह विकास केवल समाज में ही नहीं बल्कि व्यक्ति के मानसिक विकास में भी दिखाई देता है। 3 स्तरीय नियम के चरण हैं। धार्मिक स्तर, थियोलॉजिकल। मानव विकास का प्रारंभिक चरण है। इस अवस्था में मनुष्य हर घटना को ईश्वर, आत्मा या अलौकिक शक्तियों से जोड़ देता है। प्राकृतिक घटनाओं का धार्मिक व्याख्यान, अंधविश्वास और आस्था का प्रभुत्व, तर्क और विज्ञान का अभाव, प्रकृति को नियंत्रित करने वाली शक्ति को देवता माना जाता है। कॉम्टे ने इसे 3 भागों में विभाजित किया है। फैटलिज्म, निर्जीव वस्तुओं में आत्मा का विश्वास जैसे पेड़, पत्थर, नदी की पूजा। पॉलिथिज्म, अनेक देवताओं में विश्वास, प्रत्येक देवता का अलग अलग कार्य है। मोनोथिज्म, एक ईश्वर में विश्वास, ये धार्मिक स्तर का उच्चतर स्वरूप है। दार्शनिक स्तर, मेटाफिजिकल स्टेज, ये धार्मिक और वैज्ञानिक स्तर के बीच का संक्रमणकालीन चरण है। इस अवस्था में मनुष्य अलौकिक शक्तियों के स्थान पर अमूर्त शक्तियों, एब्स्ट्रैक्ट फोर्सेस का सहारा लेता है। तर्क और चिंतन का विकास करता है, अमूर्त विचारों का उपयोग करता है। प्रकृति, शक्ति, तत्व जैसे विचारों की व्याख्या यहाँ होती है। धार्मिक विश्वास कम होने लगता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरणतः प्रकृति की शक्ति से घटनाओं की व्याख्या करना। भाग्य या नैतिक शक्ति जैसे विचार। यह स्तर वैज्ञानिक सोच की ओर बढ़ने का मार्ग प्रशस्त करता है। ये मानव विकास का अंतिम और सर्वोत्तम चरण है। इस स्तर पर मनुष्य वैज्ञानिक विधियों, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट का उपयोग करता है। अनुभव और तथ्य आधारित ज्ञान, अवलोकन, प्रयोग और तुलना, प्राकृतिक नियमों की खोज, तर्क और विज्ञान का प्रभुत्व इसमें दिखाई देता है। क्यों की बजाय कैसे पर ध्यान, व्हाई की बजाय हाउ पर ध्यान दिया जाता है। नियमों की खोज होती है। भूकंप, फॉर एग्जाम्पल, भूकंप को प्लेट टेक्टोनिस से समझना बीमारी का वैज्ञानिक इलाज है। यह एक विकासवादी सिद्धांत है। मानव विचार के क्रमिक विकास को दर्शाता है। समाज और व्यक्ति दोनों पे लागू होता है। समाजशास्त्र की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका है और इस सिद्धांत का महत्व यही है कि समाजशास्त्र के विकास का आधार वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना है। सामाजिक परिवर्तन को समाज सहायक बनाता है, हालांकि इसकी कुछ सीमाएं भी हैं। सार्वभौमिकता का अभाव रहता है, सभी समाज इस क्रम का पालन नहीं कर पाते। यूरो केंद्रित दृष्टिकोण रहता है। एक रेखीय लाइनर विकास ये मानता है कि विकास केवल एक ही दिशा में होता है और इस तरह को
अस्तित्व आज भी समाज के तीनों स्तर एक साथ पाए जा सकते हैं। तो पॉजिटिव फिलॉसफी में जब इस नियम को दिया गया तो उसको देने का उद्देश्य सामाजिक विज्ञानों को आधार प्रदान करना था। 24 वर्ष की आयु में इस सिद्धांत को अगस्त कॉम्टे ने प्रतिपादित किया था, जिसमें 3 मानव स्तर बताए गए हैं: प्रस्तावना, नामकरण, सिद्धांत को प्रस्तुत करने का उद्देश्य। मानव चिंतन के विकास की अवस्थाएं बताई गई हैं कि कौन कौन सी अवस्थाओं से कैसे कैसे गुजरा जा सकता है। तो सबसे पहले धर्मशास्त्रीय या काल्पनिक स्तर की प्रतिक्रिया को कल्पना, स्वर्ग, नर्क, धर्म से जोड़ा जाता है। प्रेतवाद, प्रकृति की पूजा की जाती है, सूर्य, चांद, तारे, तुलसी का वृक्ष की पूजा की जाती है और लोग अपनी आस्था इसे जोड़ देते हैं। बाढ़ या फसल को भी अलौकिक शक्तियों से जोड़ा जाता है कि अगर बाढ़ आ गया, काल आ गया, तो हमने क्या सोचा कि किस तरीके से ईश्वरीय आपदा हम पर आई है, हमसे कोई ना कोई गलती हुई होगी जो इसे दंड के स्वरूप में हमें मिला। फिर आता है बहुदेवत्ववाद कि किस तरीके से घटनाओं की पूजा अधिक होने के कारण प्रतीक मान्यता प्रदान कर चिन्ह बना लिए गए, वर्गीकरण करके उसका सीमितीकरण कर लिया गया। देवी देवता प्रकाश में आए। अद्वैतवाद, मनुष्य, परीक्षण, निरीक्षण और वर्गीकरण तीनों का अध्ययन ही अद्वैतवाद है। वैज्ञानिक परीक्षण द्वारा अध्ययन किया गया। धार्मिक अवस्था में सृष्टि की आवश्यक प्रकृति की खोज करने में था। प्राकृतिक घटनाओं में घटित होने से सर्वप्रथम और अंतिम कार को अर्थात उत्पत्ति और उद्देश्य को मनुष्यों का मस्तिष्क यह मान लेता था कि समस्त घटनाएं अलौकिक प्राणियों की तात्कालिक क्रियाओं का परिणाम है। तात्विक स्तर, प्रत्येक घटना को तर्क के माध्यम से स्पष्ट करके जोड़ दिया जाता था। जन्म, मरण, पुनर्जन्म आदि प्रश्नों का उत्तर जब मनुष्य खोजना प्रारंभ कर देता है तो वह तात्विक स्तर कहलाता है। कॉम्टे ने कहा भी है कि तत्व दार्शनिक या अमूर्त अवस्थाएं जो कि प्रथम अवस्था का संशोधन मात्र है, मस्तिष्क यह मान लेता है कि अलौकिक प्राणियों के स्थान पर अमूर्त शक्तियों यथार्थ सत्ता अर्थात गुणात्मक मानवीयकरण सभी जीवों में अंतर्निहित है और समस्त प्रकार के घटना चक्रों को उत्पन्न करने में समर्थ है। जॉन स्टुअर्ट मिल जो कि उनके स्टूडेंट थे, उन्होंने भी इस संबंध में कहा है कि इस अवस्था में ऐसे ईश्वर के प्रति आस्था होती है कि जो समस्त घटनाओं को निर्देशित करता है एवं उसका कारण है, बल्कि यह तो एक प्रकार की शक्ति अथवा बल है जो किसी वस्तु में विद्यमान होते हुए भी उसके मूर्त रूप से भिन्न है। प्रत्यक्षात्मक स्तर, परीक्षण पद्धति पर महत्व बताया जाता है, जिसमें कॉम्टे ने कहा है कि परीक्षण पद्धति पर महत्व तब किया जाता है जबकि घटना का निश्चित क्रम किसी निश्चित तरीके में बदल जाता है। कॉम्टे का ये कहना है कि तर्क और निरीक्षण का उपेक्षित सम्मेलन ज्ञान का साधन है। रीजनिंग एंड ऑब्जर्वेशन ओनली कंबाइंड आर द मीन्स ऑफ द नॉलेज। आगे चल के कॉम्टे ने बताया भी है कि अंतिम तौर पर प्रत्यक्ष या वैज्ञानिक अवस्था में मस्तिष्क दैवीय धारणाओं, ब्रह्मांड की उत्पत्ति और लक्ष्य धारणाओं के कारण की व्यर्थ खोज को त्याग देता है। उनके नियमों अर्थात उनके अनुकरण समानताओं के निश्चित संबंधों के अध्ययन में लग जाता है। पूर्ण वैज्ञानिक अवस्था अभी तक हालांकि आई नहीं है, लेकिन उसमें भी 3 तत्व उन्होंने बताए हैं: विवेक या बुद्धि, अवलोकन और वर्गीकरण। जब हम कॉम्टे के इस सिद्धांत को देखते हैं तो यही देखते हैं कि धार्मिक अवस्था में एक तरीके से उन्होंने सृष्टि की आवश्यक प्रकृति, एसेंशियल नेचर की खोज करने में प्राकृतिक घटनाओं के घटित होने के सर्वप्रमुख और अंतिम कारकों को जानने के प्रयत्न में मनुष्य का मस्तिष्क यह मान लेता है कि समस्त घटनाएं अलौकिक
घटनाओं का या अलौकिक प्राणियों का, सुपरनेचुरल बीइंग का, तात्कालिक क्रियाओं का परिणाम है। धार्मिक अवस्था में भी उन्होंने जीवित सत्तावाद, बहुदेवत्ववाद और अद्वैतवाद तीनों का ही उन्होंने वर्णन किया है कि जिस तरीके से जीवित सत्तावाद में उन्होंने प्रत्येक चीज में जीवित सत्ता का अनुभव किया और उसी के अनुसार अनेक जादू टोनों पर विश्वास किया जाता था। द्वितीय स्तर पर मनुष्य का मस्तिष्क अधिक सुसंगठित होता था। इस कारण उनके अनेक देवता वे जादू टोनों आदि से मानव परेशान हो जाता है और उन्हें सम्मिलित रूप में देखने की भावना उत्पन्न होती है, जिसके फलस्वरूप जीवन के विभिन्न पहलुओं से संबंधित एक एक देवी देवता का जन्म होता है। यही बहुदेवत्ववाद का स्तर है, क्योंकि इसमें अनेक देवताओं पर विश्वास किया जाता है जो कि जीवन के विभिन्न पक्षों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे हम मानते हैं कि दुर्गा जी जो हैं वो शक्ति देती हैं, शिव जी जो हैं वो शांत मन कर देते हैं, विष्णु जी की पूजा करें तो हमें गुरु हमारा प्रबल हो जाता है। बहुत सारे ऐसे देवी देवता, सरस्वती हैं जो विद्या की देवी हैं, जिनकी आराधना करने पर हमें विद्या प्राप्त होती है। तो इस तरीके से करके कि विभिन्न पक्षों का प्रतिनिधित्व करते हैं। परंतु अनेक देवी देवताओं के कारण भी मानसिक उलझनें बनी रहती हैं। इस कारण मनुष्य अपने समझ चिंतन को, श्रद्धा विश्वास को अनेक देवी देवताओं में न बांटकर किसी एक ईश्वर पर अपनी समझ, श्रद्धा विश्वास को निछावर करने के लिए उन्मुख होता है। यही अद्वैतवाद की स्थिति है कि जबकि यह विश्वास किया जाता है कि प्रत्येक घटना या वस्तु का कारण किसी एक देवता का कार्य है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि अद्वैतवाद से ये विश्वास स्पष्ट होता है कि केवल एक और समस्त वस्तु या घटना उसी एक ईश्वर की सृष्टि है। वैसे ही अद्वैतवाद की अवधारणा अधिक स्पष्ट और दृढ़ होती चली जाती है। तात्विक स्तर में भी यही था कि ईश्वर की व्यक्तिक शक्तियों की धारणा का लोप होता है। ईश्वर का चिंतन व्यक्ति के रूप में न होकर अमूर्त शक्ति के रूप में होता है। जो कुछ भी संसार में हो रहा है वह व्यक्ति के रूप में ईश्वर के कारण नहीं, वरन एक अदृश्य और निराकार शक्ति के कारण हो रहा है। इस शक्ति का अस्तित्व है, परंतु इसका संबंध किसी व्यक्ति विशेष या किसी शरीर से नहीं है। उस अमूर्त निराकार शक्ति के आधार पर जो भी हो रहा है वह शाश्वत है और स्वयं मूर्त है, पूर्ण है, पूर्ण है। इस स्तर की कोई विशिष्ट विशेषता उल्लेखनीय नहीं है, क्योंकि यह स्तर धार्मिक और प्रत्यक्षात्मक स्तर के मध्य का स्तर है। साइंटिफिक और पॉजिटिव स्टेज, वैज्ञानिक और प्रत्यक्षात्मक स्तर। तो तात्विक विचार शाश्वत या संपूर्ण हो सकता है, परंतु वास्तविक तर्कों और तथ्यों के आधार पर नहीं हो सकता। जब व्यक्ति तात्विक विचारों को छोड़कर निरीक्षण और तर्क के आधार पर इस संसार की घटनाओं को समझने और परिभाषित करता है, तब ही वैज्ञानिक या प्रत्यक्षात्मक स्तर में प्रवेश करता है। कॉम्टे का कथन है कि तर्क और निरीक्षण सम्मिलित रूप में वास्तविक ज्ञान का आधार है। कॉम्टे के अनुसार विश्व के विभिन्न तथ्यों, घटनाओं आदि को समझने का वास्तविक और निर्भर योग्य साधन निरीक्षण और वर्गीकरण ही है। प्रत्यक्षात्मक स्तर पर मनुष्य इसलिए ना तो काल्पनिक किला बना सकता है और न ही तात्विक दृष्टि से संसार के विभिन्न तत्वों को देखने का प्रयास करता है। इस स्तर पर ज्ञान का संग्रह ही एकमात्र साध्य या अंतिम उद्देश्य है। मानव ज्ञान अथवा चिंतन के उक्त तीन चरणों की विवेचना करते हुए कॉम्टे इस सत्य को नहीं भूल जाते कि ये तीनों स्तर पृथक पृथक अस्तित्व नहीं भी हो सकता है। दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए कि तीनों स्तर एक दूसरे से पूर्णतः परे हैं अथवा एक स्तर के बाद दूसरे स्तर का आविर्भाव हुआ है,
तो ये सोचना भी उचित नहीं होगा। हो सकता है एक ही समाज में या एक ही मस्तिष्क में एक साथ पाए जा सकते हों। हो सकता है धार्मिक विषयों में हम धार्मिक स्तर पर हों, जीवन के आदर्शों के संबंध में तात्विक स्तर पर हों और जीवित रहने के साधनों के संबंध में वैज्ञानिक स्तर पर हों। इन तीनों स्तरों का अनोखा समन्वय भारतीय समाज में मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरणतः अगर हम देखते हैं तो हिंदू विवाह आज भी धार्मिक स्तर पर है और हिंदू लोग विवाह को एक धार्मिक संस्कार के रूप में मानते हैं। गांधी जी का सत्याग्रह, अहिंसा, अल्लाह ईश्वर एक ही नाम की वाणी प्राथमिक रूप से दार्शनिक है, जबकि भारतीय पंचवर्षीय योजना प्रत्यक्ष स्तर की परिचायक है। अतः मानव चिंतन और ज्ञान के तीनों स्तर पूर्णतः पृथक नहीं है। श्री कॉम्टे की इस विचारधारा को एक अन्य उदाहरण द्वारा भी समझा जा सकता है कि जैसे एक वैज्ञानिक है जो कि अन्य सभी विषयों में विज्ञान या वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर विश्वास करता है, परंतु यदि उसके बेटे की मृत्यु हो जाती है तो हो सकता है वह वैज्ञानिक ढंग से अपने आप को सांत्वना ना दे सके। ऐसे अवसरों पर उसके लिए तात्विक विचारों का सहारा लेना अधिक उचित होगा और यह सोचकर कि संसार में संयोग और वियोग, मिलन और विरह, सुख और दुख दोनों को ही सहना पड़ता है, तो या धार्मिक आधार पर वो एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ईश्वर जो भी करता है वह हमारी भलाई के लिए करता है। ईश्वर ने ही हमें दिया था इसको और ईश्वर ने ही इसको हमसे ले लिया है। तो ये स्पष्ट हो जाता है कि मानव ज्ञान का चिंतन की उपरोक्त तीनों अवस्थाएं एक ही समाज, एक ही मस्तिष्क में अलग अलग तरीके से रह सकती हैं। श्री कॉम्पटन इस सत्य को कदापि भी नहीं भूल सकते कि भूलते हुए उन्होंने इस पर बल दिया कि क्योंकि उनका कथन था कि सत्य को भूले जाने पर ही इन तीन स्तर के महान नियम, ग्रैंड लॉ के संबंध में कोई आपत्ति या इसकी आलोचना संभव हो सकती है, इस अन्यथा कदापि नहीं। 1839 में इस नियम के संबंध में कॉम्टे ने कहा कि प्रत्येक प्रकार से इस प्रकार पर विचार विमर्श और इस तरह से इसकी परीक्षा करते हुए 17 वर्ष का निरंतर गहन चिंतन मुझे पहले भी इस महान विषय के संबंध में बिना किसी वैज्ञानिक हिचक के घोषणा का अधिकार देता है कि हम सदैव ही इस ऐतिहासिक धारणा को परिपुष्ट और स्थिर कर पाएंगे। प्राकृतिक दर्शन शास्त्र के अन्य विभागों में वास्तव में मान्यता किसी भी सामान्य तथ्य की भांति मुझे भी यह धारणा पूर्णतः प्रमाणित होती हुई प्रस्तुत होती है। सोशल स्टैटिक और डायनामिक सामाजिक परिवर्तन का इन्होंने स्थिरता और गतिशीलता का सिद्धांत प्रस्तुत किया। सिद्धांत का महत्व इसी चीज में है कि समाज शास्त्र को वैज्ञानिक आधार दिया, सामाजिक परिवर्तन को समझने में सहायक सिद्धांत दिया उन्होंने और आधुनिक अध्ययन के में उपयोगी इसको बताया है। अब सामाजिक संगठन और तीन अवस्थाओं का नियम कि इस सिद्धांत को किस तरीके से सामाजिक संगठन से जोड़ा जा सकता है। समाजशास्त्र कुछ भी नहीं है यदि उसे ऐतिहासिक उद्विकास की सीमा ने सूचित नहीं किया है। धर्मशास्त्रीय या काल्पनिक अवस्था में सामाजिक संगठन, तीनों अवस्थाओं में सामाजिक संगठन किस किस रूप में था ये अब आप देखेंगे। तो धर्मशास्त्रीय काल्पनिक अवस्था में सामाजिक संगठन था कि इस अवस्था में सामाजिक संगठन सरल था, राजा के प्रति प्रजा उत्तरदायी थी परंतु राजा नहीं उत्तरदायी थे, उसके कार्य ईश्वरीय थे, वह वाणी भी सोचने समझने और तर्क करने का औचित्य नहीं था, निरंकुश प्रणाली थी, क्रियाओं को अच्छी बुरी ईश्वरीय सत्ता से जोड़ दिया जाता था। समस्त समाज में कल्पना, कपोलवादिता, रूढ़िवादिता भावना का प्राधान्य था और व्यक्ति के व्यवहार नियंत्रित रहते थे।
तत्व दार्शनिकता अवस्था में सामाजिक संगठन कल्पना का स्थान भावना ने ले लिया, तो व्यक्ति कार्यों के प्रति सचेत हुए। 10वीं से 15वीं शताब्दी में क्रांति ही क्रांति थी। सामाजिक परिवर्तन हुआ, राजा प्रतिनिधि प्रजा का, व पोप ईश्वर का प्रतिनिधि हो गया। संक्रामक युद्ध के रूप में सामाजिक परिवर्तन की अवस्था थी। तीसरा आता है प्रत्यक्षात्मक अवस्था पर सामाजिक संगठन। समाज जटिल होता चला गया, वैज्ञानिक प्रणाली हो गई। एक के बाद अगर हम इसकी आलोचना देखते हैं तो यही है कि कॉम्टे का था कि एक के बाद दूसरी और दूसरी के बाद तीसरी अवस्था आती है। यह एक तरीके से गलत भी हो सकता है। एक ही समय में ये तीनों बातें, तीनों स्तर, अवस्थाएं हो सकती हैं। जैसे मनुष्य के जीवन में बचपन जो कल्पना में होता है, धार्मिक स्तर हो गया, युवा भावना होती है, वो तर्क वितर्क करता है जब युवा हो जाता है, और प्रौढ़ावस्था में प्रत्यक्षात्मक मतलब उनके अनुभव के आधार पर कोई भी कार्य किया जाता है। तो एक ही व्यक्ति के जीवन काल में तीनों अवस्थाओं को देखा जा सकता है। एक व्यक्ति दुखी होकर भावुक भी हो सकता है, धार्मिक भी हो सकता है, काल्पनिक भी हो सकता है, और वो कभी वैज्ञानिक भी हो सकता है। कॉम्टे के अनुसार विज्ञान के संपूर्ण सर्वेक्षण के दौरान मैंने इस बड़े तथ्य को दृष्टिगत रखने का प्रयास किया कि तीनों अवस्थाएं विभिन्न विज्ञानों के संबंध में एक ही समय इस एक ही मस्तिष्क में विद्यमान रह सकती हैं और रहती भी हैं। स्टुअर्ट मिल ने कहा है कि यदि कॉम्टे इस बिंदु पर रुक गए होते तो वह अपने आप को अपने समय का सबसे बड़ा महान प्रत्यक्षवादी या वैज्ञानिक विचारक के रूप में प्रतिष्ठित कर पाते, और उसे जेएस मिल जैसे स्कॉलरों विद्वानों के स्कॉलर समर्थन से भी वंचित नहीं होना पड़ता। प्रसिद्ध वैज्ञानिक कॉम्टे का यह सिद्ध करने में समर्थ रहे कि ज्ञान की प्रत्येक शाखा अपने वैज्ञानिक रूप को प्राप्त करने तक काल्पनिक और भावनात्मक अवस्थाओं से अवश्य गुजरती है। तो कॉम्टे का इतना महत्वपूर्ण 3 अवस्थाओं का नियम था, और एक तरीके से आधुनिक समाजशास्त्र की नींव भी उन्होंने रखी। और हम कह सकते हैं कि मानव सोच कैसे विकसित होती है, समाज कैसे बदलता है, और इसकी कुछ सीमाएं भी हैं, लेकिन यह सिद्धांत जो है समाजशास्त्र के विकास का एक आधार रूप में पाया जाता है। और बहुत ही वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी इसको देखा जाए तो ये काफी महत्वपूर्ण सिद्धांत है। अभी पिछले दिनों जब कोविड से का आया था, उसमें तो लोग बीमारी को भगवान का प्रकोप समझते थे, या बहुत सारे उपाय किए गए उसमें बैक्टीरिया और वायरस से जोड़ा गया, और फिर उसका पॉजिटिविज्म आया कि किस तरीके से प्रत्यक्ष वैज्ञानिक स्तर आया कि किस तरीके से उसमें वैक्सीन्स निकली और लोगों ने उन वैक्सीन्स को लगाया, और सृष्टि इसके कारण से काफी मात्रा में जो है वो नुकसान होने से बच गया सृष्टि का। तो बचपन, युवावस्था और वयस्क अवस्था तीनों ही इन अवस्थाओं को जोड़ती हैं कि किस तरीके से मनुष्य जो है वो बचपन में एक तरीके से धार्मिक होता है कि उसको कहीं तर्क वितर्क करने लायक नहीं होता, तो जो चीजें सिखाई जाती हैं वो सीख जाता है। और तार्किक अवस्था में, युवा अवस्था में उसको थोड़ा सा तर्क वितर्क का आ जाता है, तो डिस्कशन होता है। और प्रौढ़ावस्था में जो है वो किस तरीके से अपने अनुभव के आधार पर समाज की रचना करता है या उसका पालन करता है। तो हम यही देखेंगे कि हर एक समाज में तीनों अवस्थाएं भी देखी जा सकती हैं, कोई एक रेखीय नहीं है, अलग अलग समय पर और एक ही टाइम में भी तीनों को देखा जा सकता है। तो इस तरह से भारत में जो शिक्षा प्रणाली का विकास हुआ है वो परंपरागत रूप से आधुनिक समाज की ओर हुआ है, गुरुकुल से आज आ गई हैं। तो वही है कि एक समय में भी अनेक अवस्थाओं से जोड़ा जा सकता है उसको। तो
यही मैं विराम दूंगी। इसलिए रगस कॉम्टे का सिद्धांत हमारे लिए वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।